हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। नाउ फ्रेंड्स, आज का हिंदू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बिकॉज सर्टन एडिटोरियल्स हैव कम एंड दोज एडिटोरियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सच एडिटोरियल्स आर पिक्ड फॉर क्रिटिकल रीजनिंग, फॉर इंग्लिश पैसेज। जीके में उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, बट दैट पैसेज, रीडिंग दैट पैसेज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल discuss with you how to read that passage, and I will also discuss a summary of that passage with you. Okay, so that we are going to discuss about that. Along with that, we are also going to discuss some important news related to defense. Okay, so defense related news have come, so we will see that also. उसके बाद फ्रेंड्स, कल हमने छाबार पोर्ट के बारे में पढ़ा था. मैंने कल बताया था कि इंडिया और ईरान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर मूवमेंट ऑफ सी फेयरर्स. ओके, तो हमने कल तब आपको बताया था छाबार पोर्ट के बारे में. नाउ टुडे वी हैव एन एक्सप्लेनर सीरीज ऑन छाबार पोर्ट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट छाबार पोर्ट, एंड दैट एक्सप्लेनर इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज वंस अगेन जो छाबार पोर्ट है, मैं उसके बारे में आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि छाबार पोर्ट का और ईरान न्यूक्लियर डील का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है. ठीक है, ये कनेक्शन क्या है वो आर्टिकल पढ़ के हमें समझ में आएगा. और उस ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ऑन द फॉरेन पेज विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा. तो दोनों के बीच में एक इंटरलिंकेज है, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा वो पढ़ने के बाद. सो वी विल डिस्कस दैट, स्टे विद अस. देन वी विल मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में हम बहुत ज़्यादा ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे अबाउट ट्रेड डेफिसिट एंड अदर थिंग्स. सो वी विल सी बेसिक डेफिनेशंस, ट्रेंड क्या चल रहा है और जो वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे. एंड देन वी विल हैव सम न्यूज़ अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस इन अ फॉर्म ऑफ इन्फोग्राफिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. पहला न्यूज़ जो है, जो वी विल सी दैट हाउ दिस न्यूज़ डेवलप. बट यहाँ पे अडानी ग्रुप मेक्स बिड टू टेक ओवर एनडीटीवी, ये एक न्यूज़ है. तो यहाँ पे जो टेक ओवर है इसको कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर. ठीक है ना. सो इट इज़ हॉस्टाइल टेक ओवर कि मतलब एनडीटीवी को पता ही नहीं चला और अडानी ग्रुप ने इनडायरेक्टली 29.18% स्टेक एक्वायर कर लिया है एनडीटीवी में. अब यह क्या अडानी ग्रुप ने डायरेक्टली स्टेक को एक्वायर किया है, तो ऐसा नहीं है. इट इज़ थ्रू आरआरपीएल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 29.18% स्टेक था एनडीटीवी में. इसको एक्वायर कर लिया गया है बाय विच कंपनी, दैट इज़ एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड. दिस इज़ द कंपनी ओन्ड बाय अडानी ग्रुप. इट इज़ द मीडिया सब्सिडरी ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस. तो इट हैज़ इनडायरेक्टली एक्वायर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एक्वायर्ड 29.18% स्टेक इन एनडीटीवी. अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला है अडानी ग्रुप को, दैट नाउ अडानी ग्रुप इज एलिजिबल टू टेक अनदर 26% स्टेक इन द मीडिया हाउस. तो आप देख रहे हैं कि ये 50% के ऊपर जा रहा है. ओके, सो 29.18% पहले से एक्वायर कर लिया है और 26% ये आ जाएगा. तो ये सीधा आपका चले जाएगा करीब करीब 55% के आसपास. ठीक है, फाइन. नाउ इफ़ यू विल जस्ट सी ओवर हियर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जस्ट कम टू दिस पैराग्राफ. दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स द क्रक्स ऑफ दिस हॉस्टाइल टेक ओवर. सो यहाँ पे है कि द वारंट्स वर इशूड एज अ पार्ट ऑफ लोन एग्रीमेंट entered by एनडीटीवी प्रमोटर्स प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय. ठीक है, सो एनडीटीवी के ओनर्स कौन है, प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय. तो इनका जो टोटल स्टेक है दैट इज इस वक्त 32.26%. ओके, एंड विद अ फर्म, तो इन्होंने क्या किया था कि एज अ पार्ट ऑफ लोन एग्रीमेंट इन्होंने एक लोन एग्रीमेंट किया था एक फर्म के साथ, दैट इज कॉल्ड एज VCPL इन 2009-10, दैट इज विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड. ओके, अब यहाँ पे ये है कि ये जो VCPL ने जो ये काम किया है, ठीक है ना, ये जो ट्रांसफ़र किए हैं अपने जो भी इनके लोन्स हैं जिसके थ्रू अडानी ग्रुप इज गोइंग टू एक्वायर 29.18% स्टेक थ्रू आरआरपीएल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड. इस चीज़ के बारे में एनडीटीवी को नहीं पता था. तो एनडीटीवी ने क्लैरिफाई किया है that there was no change in the shareholding of its founders, that is constant, that is at 32.26%. so कल परसों हम इसके बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे. ओके, सो जस्ट टेक द बेसिक ऑफ दिस न्यूज़. द नेक्स्ट इज
Bilkis Banu case, we already know 11 convicts who were on life imprisonment, now they were given remission by the state government of Gujarat based on the 1992 policy, क्योंकि जब इनका कन्विक्शन हुआ था अराउंड 2008 में, so it was 1992 remission policy of state government of Gujarat which was in force. इससे रिलेटेड एडिटोरियल भी है आज साइड में, मैं उसको यहीं पे डिस्कस कर ले रहा हूँ कि ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है टू कंसिडर लिस्टिंग अ प्ली चैलेंजिंग द ग्रांट ऑफ रेमिशन बाय द गुजरात गवर्नमेंट टू 11 कन्विक्ट्स इन बिल्किस बानो गैंग रेप केस। ठीक, अब यहाँ पे एक जो चीज़ है जो आप एडिटोरियल में पढ़ोगे वो ये पढ़ोगे, दो चीज़ों के बारे में पढ़ोगे कि एक तो 1992 का जो रेमिशन पॉलिसी है वो इस केस में एप्लीकेबल है। ठीक है, सो 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनको पूछा गया था कि सबसे पहले उनसे ये पूछा गया कि कौन सी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट या गुजरात गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट रेमिशन दे सकती है इन 11 कन्विक्ट्स को। क्यों? क्योंकि ये क्राइम तो हुआ था गुजरात में, बट इसका जो ट्रायल चला था वो महाराष्ट्र में चला था टू मेंटेन इम्पार्शलिटी। तो द सुप्रीम कोर्ट सेड कि जहाँ पे क्राइम हुआ है वहीं की गवर्नमेंट रेमिशन दे सकती है, तो इसका मतलब गुजरात गवर्नमेंट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट किस पॉलिसी के बेसिस पे इनको रेमिशन मिलना चाहिए। तो गुजरात गवर्नमेंट के पास 1992 का एक रेमिशन पॉलिसी था, उसको 2014 में अपडेट किया गया। अपडेट में ये था कि 1992 के पॉलिसी में रेप एक्यूज्ड दे कुड गेट द रेमिशन बट नॉट इन 2014 पॉलिसी। सो हियर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इट विल बी 1992 पॉलिसी बिकॉज जब उनका कन्विक्शन हुआ था 2008 में, देन दिस पॉलिसी वॉज इन फोर्स, दिस रूल वॉज इन फोर्स। ओके, दैट इज़ द थिंग। तो यहाँ पे फिर एक कमेटी बैठाई गई। ठीक है, उस कमेटी ने रेमिशन दे दिया इन 11 लोगों को। अब उस कमेटी में कुछ प्रॉब्लम है। कमेटी में प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई भी एक्स ऑफिशियल्स जो होते हैं जिनको क्राइम के बारे में नॉलेज होता है, ऐसे कोई पर्सन्स मेंबर नहीं थे। 2 मेंबर जो थे उसमें कमेटी में वो बीजेपी के मेंबर थे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम। द थर्ड मेजर प्रॉब्लम इज दैट इज लीगल प्रॉब्लम इज दैट दिस बिल्किस बानो केस इट वॉज इन्वेस्टिगेटेड बाई CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर कोई भी केस CBI करती है, ओके, तो उससे रिलेटेड जितने भी जजमेंट्स होंगे या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेगी उस चीज़ से रिलेटेड, तो उनको सेंटर से एक बार राय मशवरा करना ज़रूरी है। सो व्हाट हैपन्स ओवर हियर इज़ दैट if state government wanted to release this 11 convicts, so they should have consulted the central government because the case was conducted by CBI, but they have not done that. Okay, so these are some of the problems over here. The next is government amends SC judges rule. So government जो है it has amended the original Supreme Court judges rules of 1959. ओके, ये जो रूल है ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था अंडर सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1958। इस रूल में अमेंडमेंट ये है कि नाउ द रिटायर्ड चीफ जस्टिस दे विल बी एंटाइटल्ड टू रेंट फ्री टाइप 7 एकोमोडेशन इन दिल्ली फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ देयर रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड इज जितने भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, दे विल बी एंटाइटल्ड टू चॉफेयर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी कवर एंड पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। फाइन, उसके बाद और क्या होगा, दैट द अमेंडेड रूल सेज दैट द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस दे शुड बी एक्सटेंडेड एज पर प्रोटोकॉल कर्टसीज एट सर्टिफाइड लाउंजेस एट एयरपोर्ट्स। ओके, अब देखिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट जजेस ऑफ एनी फोरम दे शैल वैकेट द ऑफिशियल रेजिडेंस विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सुपर एमिनेशन और रिटायरमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड। ठीक है, बट अब इसको अमेंड कर दिया गया है। अब चीफ जस्टिस जो हैं वो 6 month तक रह सकते हैं। ठीक है, और 1 साल तक उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। Now friends, see over here I have discussed this on the front page, reviewing remission. So जिसमें जो भी है I have discussed over that.
I was discussing about section 435 of the Code of Criminal Procedures, जिसमें the state government should have consulted with the center because the case was proved by CBI. So that is section 435. तो इसको आप प्लीज़ अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए. Okay. The next is about All India Football Federation. So for the more detailed information about All India Football Federation, what has happened over there, so you can consult, you can see my last day's video, that is August 23rd 2022. I will give you a proper gist. So यहाँ पे ये हुआ है कि that the Supreme Court ने मंडे को अपने पुराने ऑर्डर को टर्मिनेट कर दिया है, which said that a committee of administrator will manage the affairs of All India Football Federation for temporary period. Okay, now because of the appointment of committee of administrator, जो फीफा है फाइन उसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को रिकॉग्निशन डिसरिकॉग्नाइज कर दिया बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को वापस ले लिया है, सो दैट अगेन द डे टू डे अफेयर्स शुड बी हैंडेड ओवर टू ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, फाइन. उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो कोर्ट ऑफ कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है, इसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया है, ठीक है ना. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही अब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का अब मैनेजमेंट होगा. ठीक, चलिए. नाउ कमिंग टू दिस आर्टिकल, द केस ऑफ द मिसिंग साइंटिफिक इंडियन. तो इफ यू विल जस्ट सी द आर्टिकल, सो हियर वी आर मोस्टली डिस्कसिंग अबाउट साइंटिफिक टेम्पर. ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर. नाउ सी, if you will read this article, so see, read this article as that you are reading for English passage, so that is going to benefit you most, and try to frame the questions yourself, that what type of questions can be asked over here, because see, this is the classic case. एक English passage कैसे बनता है, this is the most classic case कि पहले एक आइडिया रखा जाता है, एक आर्ग्यूमेंट रखा जाता है, उसको सब्सटेंशिएट किया जाता है, ठीक है, फिर उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स रखे जाते हैं, ठीक. फिर एक आइडिया ऐसा होगा जिसको ऑथर सपोर्ट नहीं करता है, उसको रखेगा, फिर उसको वो क्रिटिसाइज करेगा, फिर उसके लिए वो डेटा प्रोवाइड करेगा, एवरीथिंग दे विल प्रोवाइड, एंड एट द लास्ट द ऑथर विल कंक्लूड कन्विंसिंग यू अबाउट द लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर इन इंडिया. ओके, सो दिस इज द वे द पैसेज हैज बीन गिवन ओवर हियर. फाइन. सो दिस इज डिस्कसिंग अबाउट द लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, बिकॉज आजकल स्यूडो साइंस की बात ज़्यादा हो रही है. स्यूडो साइंस का मतलब कि जो साइंस की तरह दिखता है बट साइंस होता नहीं है. फाइन, तो उसको कहते हैं स्यूडो साइंस. फाइन. सो देयर आर सर्टन एग्जांपल्स गिवन ओवर हियर अबाउट द स्यूडो साइंस, सो यू कैन रीड इट ओवर हियर. यहाँ पे जो मेन बात ये हो रही है कि क्या साइंटिफिक टेम्पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि नहीं है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सो यू विल सी दैट आर्टिकल 51A इट टॉक्स अबाउट द scientific temper as a duty. Okay, so it is a duty of every Indian citizen to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. Spirit of inquiry and reform का मतलब आप कुछ भी देख रहे हो तो उसके बारे में आप क्रिटिकली उसको लॉजिकली और क्रिटिकली उसको देखने की कोशिश करो. ओके, जस्ट डोंट एक्सेप्ट द फैक्ट एज दे आर प्रेजेंटेड, ट्राई टू इंक्वायर अबाउट इट, ट्राई टू रिफॉर्म इट. दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक टेम्पर. ओके, so here article 51A it talks about that. So article 51A which is our fundamental duty, उसके बारे में मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. that article 51A was inserted by 42nd Amendment Act. 42nd Amendment Act, ठीक है. तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज इंसर्टेड आफ्टर एमरजेंसी बाय द 42nd Amendment Act. एंड आवर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, पहले 10 थे उसके बाद 11 हो गए. इट इज़ बेस्ड ऑन स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन. स्वर्ण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन. ओके, स्वर्ण सिंह. चलो, लेट्स सी दिस इन्फोग्राफिक अबाउट रशिया यूक्रेन क्राइसिस, दैट व्हाट इज द ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. सो इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर, सो द रशिया यूक्रेन क्राइसिस. सो आज अगस्त 24 है. सो 24 फरवरी
2022 को रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। ये डेट याद करना, ठीक है ना, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्लैट में सीधा डेट पूछ लेते हैं आपसे। So 24th February 2022, that is the conflict going on in Donbass region. अब एक ऑफिस है यूनाइटेड नेशंस का, दैट इज ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। इट सेज दैट मोर देन 5,500 सिविलियंस हैव बीन किल्ड बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस। और उसके बाद 6.5 मिलियन पीपल दे हैव फ्लैड यूक्रेन एंड दे आर सीकिंग प्रोटेक्शन इन वेरियस कंट्रीज ऑफ यूरोप। द थर्ड, ठीक है ना, पहला तो है किलिंग्स ऑफ सिविलियंस, सेकेंड है refugee crisis, third is food crisis. So we will say that Russia's invasion of Ukraine has stoked food inflation in several countries due to supply shortage. Okay, now if you will just see over here, so यहाँ पे ये सब ग्राफ से सब यहाँ पे डिनोट किया गया हुआ है, but for us this is important. Now see, this is Russia and these are the areas, okay, which Russia has invaded. Okay, now see, this is ये जो एरिया है, this is Crimean Peninsula. It was annexed way back in 2014 by Russia and this was the reason that why Russia was suspended from G8. उसके बाद this is the that there will be a Mariupol port, ठीक है ना, ये Mariupol port है, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फाइट किया गया था because it provides direct access to Donbass region to Black Sea, ठीक है, it is a very important port in eastern यूक्रेन। देन देर आर मेजर सिटीज़ जहाँ पे लड़ाई हुई है, दैट इज़ खैरसन, ठीक है, खैरसन के लिए काफ़ी लड़ाई हुई है। खारकीव में काफ़ी गोली चली है, जो फर्स्ट इंडियन कैजुअलिटी था इन द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, इट हैपेंड इन खारकीव। ओके, दीज आर द सिटीज़, ओके, विच हैव बीन एक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पे देखिए ज़ैपोरिज़िया है, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, फाइन। तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ यूरोप। उसके बाद यू हैव द पोर्ट कॉल्ड एज ओडेसा। ओडेसा ही पोर्ट है विच इज़ यूज्ड बाय यूक्रेन फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड ग्रेन्स टू द वर्ल्ड आफ्टर रशिया यूक्रेन डील ऑन फूड ग्रेन्स। लेट्स कम टू द छाबार पोर्ट, ठीक है। सो छाबार पोर्ट वी विल सी इट इज़ इन ईरान। सो नाउ छाबार पोर्ट इज़ अगेन इन द न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली आवर मिनिस्टर फॉर शिपिंग पोर्ट and waterways, he visited Chabar on August 20th, okay, and he has handed over 6 mobile harbor cranes to improve efficiency of Chabar port. यहाँ पे शाहबार पोर्ट में 2 पोर्ट्स हैं, शाहबार कलंतरी एंड शाहिद कलंतरी एंड शाहिद बेहेश्ती। तो यहाँ पे जो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल प्रोजेक्ट है दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया, ओके। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि Chahabar, it is considered as a gateway for Indian trade with Europe, Russia and Commonwealth of Independent States. Commonwealth of Independent States का मतलब हो गया यहाँ पे Central Asian countries, Azerbaijan, Armenia, etc. Fine. So here Chahabar is a link for India to connect with Central Asia, Afghanistan, Central Asia, Europe, Russia in future by connecting it with International North-South Transport Corridor, ठीक है। छाबार की बात सबसे पहले स्टार्ट हुई 2003 में। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त छाबार को डेवलप करने के लिए इंडिया के तीन ऑब्जेक्टिव थे। द फर्स्ट वाज फॉर बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर पोर्ट एंड टू प्रोजेक्ट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविस इन द गल्फ, ठीक है, मतलब इंडिया के बाहर एक पोर्ट जो इंडिया यूज़ कर सके, ओके, फॉर इट्स ट्रेड पर्पस इन गल्फ कंट्रीज। The next was to circumvent Pakistan. Okay. The next was building a long-term sustainable sea trade route and to find an alternative land route to Afghanistan. Okay. So this was the 3 objective. Later on what happened? उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह, he constructed Zaran-Dilaram highway in Afghanistan southern province and to connect the trade route with the border of Iran. टू मेन ट्रेड रूट्स टू हेरात एंड काबुल, ठीक है ना। तो जो अफगानिस्तान के मेन ट्रेड रूट्स हैं काबुल और हेरात में, ठीक है ना, उसको ईरान से जोड़ दिया जाए, ठीक, उसको ईरान से जोड़ दिया जाए। फिर छाबार पोर्ट डेवलप किया जाए, फिर जहाँ से इंडिया डायरेक्टली ट्रेड कर सकता है अफगानिस्तान के साथ विदाउट गोइंग थ्रू पाकिस्तान, फाइन। उसके बाद यू विल सी दैट इन 2016 आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही ट्रैवल्ड टू तेहरान एंड ही साइंड द एग्रीमेंट टू डेवलप छाबार पोर्ट
and he also signed a trilateral agreement for trade through Chabahar with Afghanistan's then president Ashraf Ghani. उसके बाद इस पोर्ट को कौन डेवलप कर रहा है इंडियन साइड से, दैट इज इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल छाबार फ्री जोन अथॉरिटी. इट टुक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ पोर्ट इन 2018. उसके बाद इन लास्ट फ्यू ईयर्स एक चौथा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव भी जुड़ गया है छाबार रूट से, दैट इज टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन सेंट्रल एशियन रीजन एंड टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज. ओके, सो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. सो यहाँ पे देखिए इंडिया का प्लान क्या है. इंडिया का प्लान है कि जो शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल है उसको डेवलप करना एज अ ट्रांजिट हब और बाद में उसको लिंक कर देना एक ऐसे रूट से विच गोज थ्रू रशिया, यूरोप एंड इट कम्स टू सेंट्रल एशिया एंड देन टू साउथ एशिया एंड देन इट टर्मिनेट्स एट मुंबई. दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. इसकी लेंथ है कुछ 7200 किलोमीटर. ठीक, तो इस रूट से जो रशिया से स्टार्ट होगा सेंट्रल एशियन कंट्री से मुंबई आएगा तो इसमें इसको छाबार से जोड़ दिया जाएगा. ठीक है ना, इसको छाबार से जोड़ दिया जाएगा. उसके बाद छाबार से रोड रेल लिंक डेवलप करेंगे टूवर्ड्स अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. तो उससे क्या होगा कि सेंट्रल एशिया को कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी मिल जाएगी यूरोप के साथ भी और साउथ एशिया के साथ भी. ठीक, अब द नेक्स्ट पार्ट इज दैट व्हाट इज हाउ ईरान न्यूक्लियर डील इज रिलेटेड विद इट. ठीक है, तो देखिए इफ यू विल जस्ट रीड दिस दैट इन ईयर्स वेस्टर्न सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान इंक्रीज्ड. ठीक है ना, सो द छाबार पोर्ट वाज पुट टू बैक बर्नर. फाइन, उसके बाद there was failure of Iran nuclear deal, that is joint comprehensive plan of action which was signed in 2015. बाद में US president he pulled out US from Iran nuclear deal, that is JCPOA in 2018. उसके बाद he again imposed sanction on Iran. तो India was forced to zero out all its imports from Iran which was a major supplier of oil to India. तो इससे क्या हुआ कि ईरान और इंडिया के रिलेशन के बीच में थोड़ी सी स्ट्रेन्स आ गए. फाइन, अब अगर ईरान न्यूक्लियर डील एक बार फिर से रिवाइव हो जाता है जिसके बारे में बात वियना में चल रही है, तो अगेन द छाबार पोर्ट विल कम इनटू फोकस. फाइन, उसके बाद सेकेंड ये क्या है कि मोदी गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्नैप टाइज विद अफगानिस्तान. एक ऑब्जेक्टिव ये भी था टू प्रोवाइड डायरेक्ट रूट टू अफगानिस्तान, बट बाद में क्या हुआ कि तालिबान हैज़ टेकन ओवर अफगानिस्तान एंड इंडिया हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड तालिबान. ओके, फाइन, बट इंडिया हैज़ सप्लाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू वीड एंड पल्सिस that was being sent to Kabul via छाबार. ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि छाबार पोर्ट अगर डेवलप नहीं हुआ था तो इंडिया के पास एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज नेगोशिएटिंग विद पाकिस्तान टू यूज द लैंड रोड. बट अब सिंस द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रीओपन इट्स इंडियन एम्बेसी इन काबुल एंड एस्टेब्लिशिंग टाइज विद तालिबान गवर्नमेंट, अगेन छाबार का जो एक ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टली प्रोवाइडिंग लैंड रोड टू अफगानिस्तान, इट विल मटेरियलाइज. नाउ फ्रेंड्स, एक हम कीवर्ड ले लेते हैं, दैट इज एक्यूलरेशन. एक्यूलरेशन, तो व्हाट इज एक्यूलरेशन? एक्यूलरेशन के बारे में पढ़ लीजिए. इट इज अ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन्स दैट चेंजेस अकरिंग बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स व्हाइल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड दे एक्सचेंज एस्पेक्ट्स ऑफ देयर कल्चर्स. अब जैसे कि आप देख लीजिए, इंडिया की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम, ठीक, तो इस दोनों कल्चर का आउटकम क्या रहा है? इफ यू विल सी उर्दू लैंग्वेज, ठीक है ना, दैट इज उर्दू लैंग्वेज. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्यूलटरेशन. फाइन, तो एक्यूलटरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ पर्सन और ग्रुप फ्रॉम वन कल्चर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अनदर कल्चर. They adopt the values and practices of others while still retaining their own distinct identity. The next thing is that it is a two-way process where the minority culture adopts aspects of majority to fit in the culture of the majority and also influence the culture. For example, if you will see the Urdu language, it is a blend of Arabic, Persian, Turkish and Hindi and is a beautiful example of amalgamation and transmutation of culture.
Now over here it is about Huawei. So we have discussed this news last time also कि Huawei is now going to scale down its R&D project in India because Huawei को क्या है कि 5G ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। उसके बाद जितने भी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं इंडिया के लिए उसके साथ Huawei पार्टनरशिप नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल Huawei cannot partnership with universities, with the defense, etc. So along with other countries like US, UK, Australia and New Zealand, India is also one of the country which is not favoring Chinese companies for providing critical infrastructure for essential telecommunication services. The next is the Union Finance Ministry, the Standing Committee on Finance. It is going to come out with digital competitive laws to prevent unfair and predatory practices in digital market space. ठीक है, ये अभी आया नहीं है यहाँ पे, अभी दिस इज इन द कंसल्टेशन प्रोसेस. ओके, सो इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर द स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस दे विल बी सबमिटिंग देयर फाइनल रिपोर्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ कंपटीशन लॉ फॉर द डिजिटल मार्केटिंग. तो अगर हम देखेंगे कि बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसे लॉज हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन के पास ऐसा एक लॉ है विच इज़ कॉल्ड एज डिजिटल मार्केट्स एक्ट एंड डिजिटल सर्विसेज एक्ट्स. Then there are several bills which are pending in British Parliament and US Congress which is associated with digital market. Now what is the problem of digital space? That is unfair and predatory practices going on. The next is Tiantian Mars a mission to Tiangong. चाइना का एक स्पेस स्टेशन है, ठीक है, तियांगोंग स्पेस स्टेशन, ठीक है ना. तो इसके बारे में हमने देखिए किया था कि इसका एक कोर मॉड्यूल है तियांगोंग का, दैट इज तियानवे, ठीक है ना. देन जूटियान, मिंगटियान. सो दीज आर सम ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ तियांगोंग स्पेस स्टेशन. तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है वेयर चाइना एंड इंडिया दे आर कोलैबोरेटिंग अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज. दिस प्रोजेक्ट वाज cleared by United Nations. So this project is called as spectrographic investigation of nebular gas. So it involves collaboration with Institute of Astronomy, Russian Academy of Science, okay, and and IIA, that is Indian Institute of Astrophysics, which is located in Bengaluru in Canada. Fine. So the plan was to get ready with this project by the end of 2022 so that it can be launched in summer of 2023. But because of ongoing border tension between India and China, so there is no clarity about this project, about the India's participation in this project. So if you will just see that this project, the SING project, this will be the first space collaboration involving India and China. And this project, it deals with sending and positioning a spectrograph, which is an instrument that splits light into constituent frequencies and wavelength. जैसे कि लाइट में आप जानते हैं ना 7 वो होता है, that is called as Vibgyor, तो उसको स्प्लिट कर देगा. एंड टू स्टडी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अब इसका हेल्प क्या है? सो दिस विल हेल्प एनालाइज द मेकअप एंड सोर्सेज ऑफ इंटरस्टेलर गैस इन द रीजन दैट वाज स्वेप्ड बाय द स्पेस स्टेशन एज इट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ. ठीक है ना. तो इंटरस्टेलर गैस नेबुला स्टडी को ये हेल्प करेगा. फाइन. अब हम आते हैं तियांगोंग स्पेस स्टेशन. इट इज टी शेप्ड तियांगोंग स्पेस स्टेशन एंड इट इज 20%. It is just a 20% mass of International Space Station. Okay, International Space Station, इसमें चाइना कोलैबोरेट नहीं करता है. So the space station, it has 3 modules, 2 of which have been already launched. तो लॉन्च किसको किया गया है? That is तियानहे एंड वुनतियान. ठीक. जो थर्ड है that is मिंगतियान. It will be launched in October this year. The next is VLSRSM. So it is called as Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile. So it has been tested from the Integrated Test Range at Chandipur off the coast of Odisha. So it was tested by DRDO and Indian Navy. So it is a ship-borne weapon system. ये important है. And it can neutralize, मतलब it can target various aerial threats at close range. Okay, now if you will just see that the missiles, it is equipped with indigenous radio frequency seeker, intercepted the target with high accuracy. The next is Benami law can't be applied retrospectively, that is Supreme Court is saying. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है
कुछ अमेंडमेंट्स जो बेनामी लॉ में 2016 में ऐड किए गए थे, दैट इज़ अबाउट सेक्शन 3, 2 एंड 5 विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। ओके, तो यहाँ पे अगर देखिए सेक्शन 3, 2 जो है वो क्या कहता है, इट सेज 3 years of imprisonment for anyone who had entered into Benami transactions between September 1988 and October 2016। अब देखिए अमेंडमेंट पास कब हुआ है, 2016 में, ठीक है, और सज़ा कब से होगा, 1988, तो इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड दिस एज अ unconstitutional because it goes against Article 21 of the Constitution. So Article 21 it says that no person should be convicted of an offence which was not in force at the time of commission of the act charged as an offence. उसके बाद सेक्शन 5 जो है वो से कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है जो बेनामी ट्रांजैक्शन से ऑब्टेन की गई है, ओके, सो इट कैन बी कॉन्फिस्केटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो अगेन द कोर्ट हैज सेड कि ये जो प्रोविजन है इट कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब पीछे वाले जुर्म में। द नेक्स्ट इज ईरान ड्रॉप्स सम ऑफ इट्स की डिमांड्स फॉर न्यूक्लियर पैक्ट। सो ईरान और बाकी P5+1 कंट्रीज़ के बीच में फिर से रिवाइव हुआ है ईरान न्यूक्लियर डील। सो इफ़ यू विल जस्ट सी कि ईरान जो है वो कुछ अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड्स को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है ना, जैसे कि दैट ईरान का एक डिमांड था कि जो इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स हैं वो कुछ जो प्रोब्स जो चल रहे हैं एटॉमिक प्रोग्राम, ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम के बारे में, उसको क्लोज कर दिया जाए। पर अब ईरान इज़ ओके रिजरेक्टिंग दिस डील, मतलब रिजरेक्टिंग इज मॉडिफाइंग दिस डिमांड, दैट इज़ वन थिंग, फाइन। द सेकेंड थिंग इज़ दैट ईरान को चाहिए था कि ईरान का एक एलीट रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स है उसको यूएस जो है एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करता है, बट इस पे भी ईरान ने अभी गिव अप कर लिया है। तो ईरान को कुछ और भी चाहिए था। ईरान ऑल्सो वांटेड अ गारंटी दैट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वुड क्लोज इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग अनएक्सप्लेन ट्रेसिस ऑफ यूरेनियम। तो ये ईरान का एक डिमांड था, तो ये भी ईरान अब इसके बारे में दोबारा से सोच रहा है। सो इट सेज दैट नाउ द डील कैन बी फाइनलाइज्ड। ओके, so the deal finalized, I told you it will be very good for Chhabalpur. चलो let's start. So here we are talking about trade gap to taper, goods may hit $480 billion exports according to the secretary. तो यहाँ पे the Indian goods exports है, they are likely to touch $470 to $480 billion this year. Already Indian export crossed $400 billion last year. अब इस साल का जो टारगेट है दैट इज 480 बिलियन। लास्ट ईयर कितना था, $422 बिलियन, फाइन। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो गैप है दैट इज ट्रेड गैप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड डेफिशिएंट, इट विल नैरो डाउन, इट विल नैरो डाउन। So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.